बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 होता है, ठीक है। 4 में से हम 2 कवर कर चुके हैं। तो क्या क्या हम लोग का कवर हो चुका है? तो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अपना जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है ये टोटल 4 होता है, ठीक है। 4 में से लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कवर कर चुके हैं। इन वेपर प्रेशर हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट होगा आज। और लास्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान देना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी जब करते हैं हम लोग बच्चों लोग, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है अपना कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं हम लोग। फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वो सीखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट आप कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ध्यान देना, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट हमको सबसे पहले हमको डिफाइन करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको बोलेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट अपने अपने पास है हाउ टू डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। हाउ टू डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। हाउ टू डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान देना, तो आपके पास एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा है आपको, जिसके वाई एक्सिस में क्या है? जिसके वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर है, ठीक है। जिसका वाई एक्सिस में क्या है? वेपर प्रेशर है। और जिसके एक्स एक्सिस में क्या है? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। जिसके वाई एक्सिस में क्या है? वेपर प्रेशर है। और जिसके एक्स एक्सिस में क्या है? टेम्परेचर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास 2 लाइन दिख रहा हो आपको, ठीक है। तो वाई एक्सिस में क्या है? वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखोगे कि जो पहला लाइन दिख रहा है ना, ये होता है सॉल्वेंट का। ये होता है लिक्विड सॉल्वेंट। तो अगर कभी आप फ्रिज का अगर दरवाज़ा खोलोगे जहाँ पे आइस फ्रीज करते हो, आप गौर करना, जहाँ पे आइस फ्रीज होता है वहाँ पे ना आइस से वेपर निकलता रहता है। हम क्या बोल रहे हैं? आइस का भी वेपर निकलता है। आइस जब लिक्विफाई होता है तो भी आइस के सॉलिड स्टेट से भी कुछ वेपर आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। या आप आइसक्रीम कभी खाते हो तो देखना, आइसक्रीम से भी कुछ वेपर कार्बन बाहर निकलता रहता है। इसका मतलब वेपराइजेशन जो प्रोसेस है वो बस आपके लिक्विड से नहीं हो रहा है, आपके आइस से भी हो रहा है। तो जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसका अपना अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो उसके ए लाइन उसके लिए हो चुका है। अब जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, तो ये जो यहाँ पे लाइन आपको दिख रहा होगा,
इस लाइन को मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ। ये जो ब्लू कलर है ये आपके ये आपके ये आपके सॉलिड सॉल्वेंट का लाइन है। ये आपके सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का लाइन है, सॉलिड सॉल्वेंट का। तो बोला गया है कि जहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोला गया जी? तो जहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो पिंक डॉट है, इस पिंक डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। तो नीचे लेके आ जा, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे टी है, इसको बोलते हैं टी एफ, ये होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान देना, जैसे ही तुम सिस्टम में अगर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हो, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करोगे, तो आपका लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपराइजेशन प्रोसेस है डिक्रीज कर जाता है। तो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपराइजेशन decreases from solution। अगर डिक्रीज करेगा तो उसका जो corresponding वेपर प्रेशर है, hence corresponding वेपर प्रेशर will also decrease। तो जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो आपका corresponding वेपर प्रेशर भी क्या होता है? डिक्रीज करता है। corresponding वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे एक नीचे का लाइन ड्रॉ किया हुआ है जिसको हम ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो नीचे देखो लाइन एक ग्रीन कलर का लाइन है, ये आपका है सॉल्यूशन का लाइन है जिसमें आपका सॉल्यूट ऐड हो चुका है। तो ये क्या है? आपका सॉल्यूशन का लाइन है। तो ऊपर सॉल्वेंट था, अब सॉल्वेंट जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को ऐड किए हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो घटेगा तो अब पॉइंट है कि कब जाके सॉल्वेंट के प्रेशर को मैच करता है। तो सॉल्वेंट के प्रेशर को मैच करने के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यहाँ जाके ये सॉल्वेंट के इक्वल हो रहा है, तो ये होगा नया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे आपका सॉल्यूशन फ्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन फ्रीज होगा। तो नया फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का पार्ट है उसका वेपर प्रेशर आपके सॉलिड सॉल्वेंट से मैच करे, यानी सॉल्यूशन में कौन किसका वेपर होगा, क्योंकि सॉलिड तो कैसा है? सॉलिड है नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर अभी भी सॉल्वेंट का होगा। तो सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा कुछ डिक्रीज कर चुका होगा, तो उसका प्रेशर फिर मैच कब करेगा? तो तुमको टेम्परेचर को और लोअर करना पड़ेगा। तो जब वो सॉलिड सॉल्वेंट के प्रेशर से मैच कर जाएगा तो उसको बोलते हैं नया फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये आपका ये हो गया, ये होगा न्यू फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोला गया टी एफ डैश। क्या बोला गया? टी एफ डैश। आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्ट को ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर घटता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर जो फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? चलो ये भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा या बोल सकते हैं डिप्रेस करेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, फिर क्या होगा? डिप्रेस होगा। ठीक, तो ये ध्यान देना आप।
ठीक है, आप ये ध्यान देना कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिप्रेस करेगा फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट भी चलो तो पूछ सकते हैं। नो सर। नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, ये जो डिक्रीज है ना, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा डेल्टा टी का बात करते हैं, तो डेल्टा टी में बड़ा, इसमें बड़ा टेम्परेचर कौन है, आपको दिख रहा है कि टी एफ डैश एंड टी एफ में बड़ा कौन है, टी एफ बड़ा, यानी जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था बड़ा था। अभी आपका, अब जब भी आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डेल्टा टी एफ अगर इसको पॉजिटिव रखना है, अगर मान लेते इसको पॉजिटिव रखना है, इसको पॉजिटिव रखने के लिए आपको किससे किससे माइनस करना पड़ेगा, तो बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डेल्टा टी को डिफाइन करते हैं डेल्टा टी एफ माइनस डेल्टा टी एफ डैश, यानी फाइनल वाले वैल्यू को माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि वो छोटा हो गया। क्योंकि अगर उल्टा करते हो ना, चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर ऐसा करोगे अगर, तो डेल्टा टी एफ निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमको इसको पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करेंगे, जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है तो डिक्रीज हो चुका है, उसको माइनस करेंगे ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो, तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करो तो आपका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। आपका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और अगर कोई उल्टा माइनस कर देगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। तो वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान देना चलो। तो जो डेल्टा टी एफ जहाँ दिख रहा है, इसको बोला गया है, इसको बोला गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोला गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान देना। और यहाँ तो आप लोग क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हम लोग। तो अब इसको डिफाइन करते हैं। तो जितना पार्टिकल आप ज़्यादा डालोगे, सिंपल सा बात है ना, जितना पार्टिकल ज़्यादा डालोगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, पीछे खिसकेगा। तो अभी आपका ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट अगर यहाँ पे है, ये आपका टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट, तो जितना पार्टिकल ज़्यादा डालोगे उतना ही आपका नया फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, पीछे की तरफ खिसकेगा, यानी डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीज करेगा, यानी डिक्रीज करेगा। तो ऐसा बोला गया है कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा सिस्टम में, उतना ही आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पार्टिकल बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। बता ना, फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटेगा तो चेंज जो है डेल्टा जो वैल्यू बढ़ेगा। डेल्टा क्या, डेल्टा टी एफ जो होता है वो तो इंक्रीज करेगा ना। डेल्टा टी एफ दोनों के बीच का गैप है। तो जितना फ्रीजिंग पॉइंट, नया फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा उतना ही डेल्टा टी एफ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जितना पार्टिकल ज़्यादा डालोगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, बट डेल्टा टी एफ का वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ पार्टिकल एंड टी एफ डैश, यानी जो न्यू फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, वो आपके नंबर पार्टिकल से इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जिसका पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जिसका पार्टिकल कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर पार्टिकल कैसे निकालते हैं जी, तो आप जितना मोल लिए हो सॉल्यूट उसको उसके वैंडर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है के एफ। ठीक है, के एफ को बोला गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या बोला गया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ को बोला गया है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या बोला गया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे के एफ ऐसा है, एक के एफ बेसिकली कांस्टेंट है। ठीक है, तो केफ जो होता है सॉल्वेंट का होता है, केफ क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो बोला गया है वाटर का जो केफ होता है उसका वैल्यू होता है 1.86। तो वाटर का जो केफ होगा आप याद रखना। ठीक है, बाकी कोई और सॉल्वेंट होगा तो वो केफ दे देगा, बाकी कोई और सॉल्वेंट होगा तो क्वेश्चन में जनरली केफ दिया रहता है। वाटर का केफ कभी कभी नहीं दे सकता है। तो वाटर का जो केफ वैल्यू है आप याद कर लेना। तो ध्यान दोगे,
तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ आई एम हो गया। यहाँ पे आई हो गया वैन डेर वाल्स और एम क्या है, तो स्मॉल एम है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, क्या है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट, समझा ना। जो के एफ होता है तो के एफ के लिए फॉर्मूला दिया गया है आर टी एफ स्क्वायर एम 1000 एल एफ। तो यहाँ पे आर क्या है, आर है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। टी है आपके सॉल्वेंट, आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे वाटर के लिए कितना होगा 0 डिग्री, तो उसको लेना है केल्विन में, तो वाटर के लिए केल्विन में कितना हो जाएगा, तो केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। तो टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसका स्क्वायर करना है। एम क्या है, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम करना, ठीक है। और यहाँ से 1000 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो केजी में चेंज हो जाए। और एल एफ क्या होता है, एल एफ होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपके सॉल्वेंट का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसको लेना आपको जूल में, इसको लेना आपको जूल में, ठीक है। ये रहा केएफ निकालने का तरीका। जनरली केएफ निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा है, अभी तक एग्जाम में केएफ निकालने के बारे में अभी तक आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इन केस इमरजेंसी में कभी पूछ दे तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है। बट इसका एप्लीकेशन ना के बराबर होने वाला आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये रहेगा रिलेशन, अब ध्यान देना। यहाँ पे एक हम रिलेशन डेराइव कर रहे हैं, अगर आप ध्यान देना, फॉर सेम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट सेम हो और सॉल्यूशन सेम हो, इसके डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा टी बी में रिलेशन क्या होता है, इनका रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान ना, जब सेम सॉल्यूशन होगा तो फॉर सेम सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, फॉर सेम सॉल्यूशन number of particle will be same, for same solution number of particle will be same। तो आपका पार्टिकल का नंबर क्या होता है, चलो सेम होता है, तो हम लोग रिलेशन क्या निकाल सकते हैं जानना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या था, के एफ और आई एम था। तो यहाँ से हम लिख सकते, और हम यहाँ से लिख सकते हो, और डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या है, के बी आई एम है। आपको पता है कि दो सॉल्यूशन का आई एम सेम रहेगा, दोनों का आई एम अगर सेम रहेगा तो दोनों को सेम करेंगे, ध्यान देना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो आई एम है इक्वल टू होगा डेल्टा टी एफ बाई के एफ, और इक्वल टू क्या होगा डेल्टा टी बी बाई के बी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका रिलेशन आपको निकल चुका है। तो आपको जो रिलेशन है ध्यान देना, इसको ऊपर हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई के एफ का वैल्यू डेल्टा टी बी बाई के बी के वैल्यू के बराबर होगा। तो अगर कोई ये भी, अगर कोई आपको एक मिल जाएगा तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। तो रिलेशन हो जाएगा डेल्टा टी बी एंड डेल्टा टी एफ के बीच का, कब, जब आपका सेम सॉल्वेंट हो और सॉल्यूशन भी सेम हो, ठीक है। उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो, उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग। ये रिलेशन क्लियर हो चलो आप लोग को, Yes, sir.
ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक बात गौर कर लेना पहले आपको कि जितना पार्टिकल ज़्यादा होगा ना उतना आपका डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा, बट उतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। कितना होगा, उतना ही सब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है। NaCl है, L2SO4 हॉल थ्राइस है, CaCl2 है, K4FeCN हॉल 6 है, सुक्रोज है, एसिटिक एसिड है, Fe4 FeCN हॉल 6 ब्रैकेट पे क्या है, ब्रैकेट पे 3 है। ठीक है, ठीक। अब ध्यान देना, बोला गया सारे का मोलरिटी अगर 1 होगा तो इन सबको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू, इसको अरेंज करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू डेल्टा टी एफ एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। जल्दी फास्ट एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। ठीक है, और अब मुझे मैसेज में ऑर्डर भेजना है। मैसेज में ऑर्डर भेजने के लिए मैं इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ। इसको नंबर मैं 1 बोल दे रहा हूँ, इसको नंबर मैं 2 बोल दे रहा हूँ। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और 7 है। ठीक है, इसको ऑर्डर करके मुझे भेजो फटाफट। ठीक है, डेल्टा टी एफ और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा रहेगा बताना है फास्ट। तो बच्चों लोग, जिसका पार्टिकल ज़्यादा मैक्स से हाईएस्ट होगा उसका डेल्टा टी एफ से हाईएस्ट होगा। तो डेल्टा टी एफ का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन किस में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इस 7 मानने वाला है, यानी सबसे हाईएस्ट होगा इसका डेल्टा टी एफ का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा तो दोनों के नंबर 2 कर दे रहे हैं हम। ठीक है, 5 पार्टिकल है। फिर नंबर 3 इसके लिए होगा, नंबर 4 यहाँ होगा। ठीक है, अब सुक्रोज मॉलिक्यूल, चूंकि सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या है, उसमें पार्टिकल डिसोसिएट करता नहीं है, उसका नंबर 1 होगा। और एसिटिक एसिड में कुछ ना कुछ डिसोसिएशन पॉसिबल है कि उसमें H प्लस रीच करता है, इसलिए इसका जो पार्टिकल नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो इसके लिए हम 5 रखेंगे, इसको 6 कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर ऐसा रहेगा, ऑर्डर ऐसा रहेगा। ठीक, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ का, ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ का। तो जिसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर उल्टा होगा। ठीक है, यानी जिसका डेल्टा टी एफ का वैल्यू हाईएस्ट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे लोएस्ट होगा, सबसे लोएस्ट होगा। तो ये ध्यान देना, यानी इस ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ डेल्टा टी एफ। और आपसे अगर पूछा जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान देना, सबसे हाई नंबर 1 कौन लेगा, तो नंबर 1 लेगा एसिटिक एसिड, नहीं एसिटिक सुक्रोज। सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा सुक्रोज मॉलिक्यूल वाले का, फिर एसिटिक एसिड का, फिर किसका, फिर NaCl वाले का, फिर किसका होगा, फिर होगा कैल्शियम क्लोराइड वाले का। इन दोनों का बराबर, ये 5 होगा तो ये क्या होगा, 5 होगा। लास्ट होगा किसका, लास्ट होगा इस वाले का। ये होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ये होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है बच्चों लोग, नहीं? ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं चलो ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अपना लास्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? लास्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी आपके पास है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या बच्चे लोग कि आपका सॉल्वेंट मूव करता है, ठीक है। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट तो मूवमेंट से बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं नेट मूवमेंट। नेट मूवमेंट, तो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ solute to high concentration of solute। यानी जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो, जहाँ कम होगा वहाँ सॉल्यूट मूव करेगा कहाँ की तरफ? जहाँ पे आपका सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये होता है आपका ऑस्मोसिस। यहाँ पर नेट इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मूवमेंट दोनों साइड होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक अच्छा जो मूवमेंट होता है ये होता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ध्यान दोगे, इसमें हम एग्जांपल आपको सामने रख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जिससे आपका सॉल्वेंट पार्टिकल मूव हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में क्या प्योर वाटर है और राइट साइड में क्या प्योर वाटर से नमक लिया हुआ है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन है जो मोलरिटी है, मोलरिटी सी बोला गया है। अब ध्यान देना, लेफ्ट साइड में सॉलिड का अमाउंट 0 है और राइट में कुछ ना कुछ है। तो आपका सॉलिड ज़्यादा कहाँ है? तो आपके राइट साइड में सॉलिड ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, नेट फ्लो होगा और टुवर्ड्स इधर होगा। तो आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल नेट कुछ पार्टिकल यहाँ भी जा रहा होगा, कुछ पार्टिकल उल्टा भी जा रहा होगा, कुछ पार्टिकल वाटर का रिवर्स भी जा रहा होगा। लेकिन आपका जो नेट फ्लो होगा वो नेट फ्लो होगा टुवर्ड्स राइट, नेट फ्लो होगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसा बोला गया है कि अगर नेट फ्लो टुवर्ड्स राइट हो रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि अगर नेट फ्लो टुवर्ड्स राइट हो रहा है तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करो हाइड्रोस्टैटिक का, इसका मतलब यहाँ इधर के प्रेशर को हम P1 बोल दे और यहाँ का प्रेशर को हम P2 बोल दे, तो नेट फ्लो चूंकि टुवर्ड्स P2 साइड हो रहा है, इसका मतलब बोलते हैं कि P1 और P2 में P1 बड़ा होगा, P1 बड़ा होगा, ठीक है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। अब ध्यान ना, अगर मेरे को फ्लो को बैलेंस करना है, इस फ्लो को बैलेंस करना है, इन दोनों फ्लो को इक्वल करना है, इन दोनों का नेट फ्लो को जीरो करना है, तो दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर नेट फ्लो को आपको स्टॉप करना है तो आपको देन क्या करना होगा? इक्वलाइज प्रेशर आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए ध्यान देना, तो आपको कहाँ पे प्रेशर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? छोटा कौन है? तो छोटा P2 है, यानी जहाँ पे सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा होता है वहाँ का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो आपको एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड के साइड में, ठीक है, ताकि वो P1 के बराबर हो जाए। यहाँ पे आप P1 को बराबर करने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है। उस प्रेशर को हम x बोल दे रहे थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा होगा। और इसी x को हम बोलते हैं, इसी x को बोला गया है पाई,
पाई, और इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होगा P1 माइनस P2, और इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है ना? यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, जस्ट स्टॉप करने के लिए जो आप प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो, कहाँ पे? टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड साइड, उसको बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, होपफुली आप लोग को अच्छी समझ में आ चुका है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो, ठीक है, यहाँ को डाउट नहीं है। चलो लोग को अब ध्यान है ना, इस ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है ना, इस पाई का जो वैल्यू होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? तो पाई इक्वल टू क्या है? ICRT। यहाँ पे आई है वेंटर फैक्टर, सी है मोलारिटी, मोल पर लीटर, आर होता है गैस, आर है गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। टेम्परेचर को लेना केल्विन में, और ना पाई पे डिपेंड करता है आर। पाई अगर 80 में मेजर कर रहे हो या पाई 12 मेजर करोगे तो आप आर का वैल्यू लेना 0.0821 और 0.031, डिपेंडिंग अपन आप उसको किस में बताना चाहते हो। तो नॉर्मली दोनों को आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हो 0.08, दोनों को आप अप्रोक्सीमेट कर ले सकते हो 0.08। ठीक है, 0.08। अब ना ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन। ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन। अब आता है रिवर्स ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं। रिवर्स, उसमें ध्यान देना कि अगर आपको दोनों का प्रेशर को, अगर आप पाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो दोनों के साइड का प्रेशर क्या हो? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो पाई है, यानी जो एक्स है जो आप अप्लाई कर रहे हो, यानी आप देखो P1 बड़ा था P2 से, तो P2 को P1 के बराबर लाने के लिए पाई एक्स्ट्रा प्रेशर आप अप्लाई किए हो। ठीक है, बट ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हम जो P एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं, P अप्लाइड का वैल्यू को अगर हम पाई से बड़ा कर दें, ठीक है, यानी जो एक्स हम प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई कर रहे हैं उस एक्सप्रेशर को पाई से बड़ा कर दें, उस पाई से बड़ा कर दें, तो P2 प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा P1 से बड़ा हो जाएगा। यानी आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन साइड, तो वहाँ प्रेशर क्या हो? ज़्यादा हो चुका है। तो वहाँ अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा जी? उस केस में आपका फ्लो रिवर्स होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया तो अब जो फ्लो होगा टुवर्ड्स उल्टा साइड वहाँ चले, यानी जहाँ पे NaCl था, यानी जहाँ आपका पानी में नमक घुला हुआ है, वहीं से पानी फ्लो करेगा टुवर्ड्स जहाँ पे नमक नहीं घुला हुआ है। ठीक है, यानी आपका जो इम्प्योर पानी है, उस इम्प्योर पानी में से प्योर वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो रहा है। उस इम्प्योर वाटर में से आपका प्योर वाटर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? जब आप रिवर्स ऑस्मोसिस का कंडीशन को अप्लाई करो, यानी आपका जो अप्लाइड प्रेशर है वो पाई से बड़ा हो जाए। आपका जो अप्लाइड प्रेशर है पाई से बड़ा हो जाएगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस कंडीशन। तो आपका जितना भी RO है, जितना भी आपका RO फिल्टर्स है, वो इसी प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है। इसमें जो RO में जो पंप लगा होता है, जब आप स्विच दबाते हो तो क्या होता है? आपका पंप काम करता है, तो पंप आपका प्रेशर जनरेट करता है। उस प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो पाई से बड़ा हो जाता है। पाई से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? आपका फिल्टर में जो जो आपका इम्प्योर वाटर डालते हो वो मेम्ब्रेन से, यानी यहाँ अंदर में मेम्ब्रेन लगा होता है, उसमें टकराएगा और वहाँ से आपका जो प्योर वाटर बाहर निकल के आपके फिल्टर के थ्रू निकलता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर आपका सारा RO काम करता है। ठीक, ये रहा ऑल अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रहा आपका ऑल अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, ना कभी अगर ऐसा आपसे पूछ दे कि आपके पास दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन C1 है, एक का C2 कंसंट्रेशन, ठीक है, तो पानी की तरफ फ्लो करेगा।
और इस केस में पाई क्या वैल्यू क्या लेंगे, इस केस में आपका पाई का वैल्यू क्या लेंगे। तो बोला गया है पानी उधर फ्लो करेगा जिधर पे पार्टिकल कम होगा, जिधर पार्टिकल कम होगा, तो जहाँ पार्टिकल कम हो पानी वहाँ फ्लो करेगा। और जो आपका जो नेट पाई होगा, आपका जो नेट इफेक्टिव पाई होगा, इफेक्टिव जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ये होगा, अगर हमें जूम कर लेते हैं, अगर हमें जूम करते हैं कि I2C2 यानी जो सेकेंड कंपार्टमेंट है आपके पास उसका पार्टिकल का नंबर ज़्यादा है, I2C2 का वैल्यू I1C1 ज़्यादा होगा, ठीक है। अल्टीमेटली अगर I2 से ज़्यादा हो तो आपका फ्लो किधर होगा, तो फ्लो होगा I1C1 से I2C2 की तरफ, क्यों यहाँ, क्योंकि I2C2 में पार्टिकल ज़्यादा है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए आप पाई कहाँ अप्लाई करोगे, तो पाई अप्लाई करोगे टूवर्ड्स I2C2 में, तो उसका वैल्यू क्या होगा, I2C2 माइनस I1C1 इंटू RT, ये होगा इफेक्टिव पाई, ये हो जाएगा इफेक्टिव पाई। यानी इस केस में आपका जो इफेक्टिव ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको आप ऐसे निकालते हैं, उसको आप ऐसे निकालोगे। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों लोग, ठीक है। ना अगर दो सॉल्यूशन का, देखो नंबर पार्टिकल के बेसिस पे अगर हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, नंबर पार्टिकल के बेसिस पे अगर हम दो सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे तो ध्यान देना, अगर दो सॉल्यूशन का पार्टिकल अगर बराबर हो, ठीक है, तो दो सॉल्यूशन का पार्टिकल बराबर हो तो, और पार्टिकल बराबर होता है तो ऑस्मोटिक, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इस केस में बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक, क्या होता है, आइसोटोनिक। तो दोनों में अगर दो सॉल्यूशन का पार्टिकल का नंबर अगर सेम रहेगा तो बोलते हैं कि सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक। लेकिन अगर मान लेते हैं कि दोनों का पार्टिकल बराबर नहीं है, दोनों का पार्टिकल बराबर नहीं है, तो मैं जूम कर रहे हैं कि I1C1 और I2C2 में पार्टिकल ज़्यादा I2C2 का है, और ऐसा मानते हैं तो जहाँ पार्टिकल ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होता है और उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। मतलब ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा होगा और जिसमें पार्टिकल कम हो, दोनों को तुमको एक साथ सोचना है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक। क्या हो जाएगा, जहाँ पार्टिकल कम हो उसको बोलेंगे आप हाइपोटोनिक, किसके रिस्पेक्ट में, I2C2 के रिस्पेक्ट में। और I2C2 को बोलोगे आप हाइपरटोनिक किसके रिस्पेक्ट में, तो I1C1 के रिस्पेक्ट में, हाइपरटोनिक है ना हाइपोटोनिक, ठीक है। I1C1 और I2C2 में जिसका पार्टिकल ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेट आपका सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अगर हाइपो और हाइपर को दोनों को साथ में प्लेस कर दोगे तो आपका जो सॉल्वेंट जो है, आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा नेट किधर होता है, तो नेट होता है सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो नेट होता है तो टूवर्ड्स हाइपो से हाइपर की तरफ में। तो सॉल्वेंट ऐसा फ्लो करता है, सॉल्वेंट इस तरीके से फ्लो करता है। अब इसका एग्जाम्पल समझ, इसका एप्लीकेशन समझो। अगर कभी भी आप देना, अब आप फ्रेश वाटर में जहाँ पे वाटर में आयंस नहीं है उसमें काफ़ी देर आप खड़े रहना पानी के अंदर, तो आप देखना आपका हाथ या जो स्किन है जो पानी के कॉन्टेक्ट में हो उसका स्वेलिंग होना स्टार्ट होता है। स्वेलिंग इसलिए शुरू होता है क्योंकि आपके बॉडी में क्या है, आपके बॉडी में स्किन के अंदर क्या है, आयंस होता है। स्किन के अंदर क्या होगा, आयंस होगा, और बाहर जो पानी है, वाटर है, वो आयन फ्री है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ ये हो गया हाइपोटोनिक, ये हो गया आपका स्किन का जो कॉन्टेक्ट है, इसके स्किन के अंदर जो भी आपका फ्लूइड्स है वो है हाइपरटोनिक। तो आपका नेट क्या होगा, आपका सॉल्वेंट अंदर की तरफ फ्लो करता है, आपको सॉल्वेंट अंदर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। ये पहला क्या समझो आप, इवन ना अगर मान लो कि आप सी वाटर में चलो, सी वाटर, ठीक है, तो सी वाटर में अगर नमक बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी बहुत सॉल्टी वाटर अगर है तो उसमें क्या होता है, आपका स्किन अगर है तो स्किन के अंदर का फ्लूइड्स होगा, और बाहर बाहर H2+ अगर नमक रहेगा उस केस में अगर बाहर का पार्टिकल ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, आपके स्किन से पानी बाहर निकल जाएगा, उसमें आपका स्किन क्या होगा, श्रिंक करता है,
इसमें क्या होता है, स्वेल करता है, इसमें क्या होता है, स्वेल करता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो फ्रेश वाटर में क्या होगा, आपके अंदर पानी आएगा, और सॉल्टी वाटर में क्या होता है, आपकी बॉडी से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देना, आप कभी भी नमकीन चीज़ को अपने टंग पे रखो, तो आपके टंग में से पानी निकलना चालू रहता है। ठीक है, नमकीन चीज खाओगे तो आपको प्यास का सेंसेशन होगा, आपको थर्स्ट लगेगा। ठीक है, रीजन क्या होता है कि आपके टंग पे ऊपर अगर आप नमक रख दिए, तो नमक का पार्टिकल अगर रखोगे तो नमक ऊपर ज़्यादा है, तो आपके टंग में से जो वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ निकलेगा, तो वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वाटर बाहर निकलेगा तो आपके आपके जो न्यूरॉन्स है, आपको प्यास लगने का फीलिंग आएगा, तो आपके दिमाग में प्यास के लिए एक सेंसेशन, एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका एप्लीकेशन आप इसको लिंक कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि नमक कम खाना चाहिए, नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो लॉजिक वही है ना, नमक का पार्टिकल का नंबर ज़्यादा होता है, नमक अगर पार्टिकल का नंबर ज़्यादा होगा तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो उसका लॉजिक भी यहीं से आता है। होता है ना, नमक खाने से बीपी बढ़ता है, तो रीजन फिर यही हो जाएगा कि नमक में अल्टीमेटली 2 पार्टिकल्स है, तो नमक में का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो इससे नमक के कारण बीपी का प्रॉब्लम अगर कुछ लोग बोलते हैं तो सर लॉजिक ये रहता है। ठीक, और हम लोग क्या सोचते हैं, आपका जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का मान लेते हैं या रेड ब्लड सेल्स है, तो इसके बाहर में क्या होगा, फ्लूइड्स होगा, मतलब बाहर खाली थोड़ी है, आरबीसी के बाहर क्या होगा, फ्लूइड्स भरा हुआ है। ठीक है, तो बाहर फ्लूइड्स है। और मान लेते हैं कि इसमें केसेस ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि बाहर के फ्लूइड, तो अगर आप तो बाहर ऐसा, तो हमारा बॉडी इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो कर चुका है, तो बॉडी में क्या होता है कि बाहर का जो पार्टिकल का नंबर है I1C1, और ब्लड के अंदर जो पार्टिकल है वो आपस में क्या होता है, बैलेंस कर चुका है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम बाहर से कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन ले रहे हैं, तो जो भी आपका इंजेक्शन के थ्रू जो हम लिक्विड कंटेंट बॉडी में पुट कर रहे हैं, तो अगर आपका इंट्रावेनस इंजेक्शन जो हम लेते हैं, तो हम लोग का फोकस क्या होता है कि ड्यूरिंग इंजेक्शन हम ट्राई क्या करते हैं कि आपका जो इंजेक्शन का जो फ्लूइड्स होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके आरबीसी के कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैच करे। इंजेक्शन जो होता है शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो अगर अगर इंजेक्शन या जो भी बॉडी में पानी, या आप पानी चढ़ाते हो, तो पानी कैसे चढ़ाते हो, आप सलाइन वाटर चढ़ाते हो, प्योर वाटर नहीं चढ़ाते हो, क्योंकि सलाइन वाटर में ट्राई किया जाता है कि सॉल्ट को इतना डाल दिया जाए कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आपके ब्लड के साथ मैच करे। तो सलाइन वाटर इज आइसोटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके अलावा ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं कि आपका आरबीसी है, तो आपका आरबीसी है, तो अगर मान लेते हैं कि बाहर का जो इंजेक्शन है, अगर उसका अगर हाइपरटोनिक हो गया, तो अगर बाहर से तुम हाइपरटोनिक कुछ डाल दिए सिस्टम में, तो उस केस में क्या होता है, आरबीसी का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, तो वाटर क्या हो, बाहर निकलेगा। उस केस में आपका जो आरबीसी है वो क्या होता है, श्रिंक करता है। क्या होता है, श्रिंक करता है। आरबीसी का क्या होगा, वो श्रिंक करेगा। और अगर बाहर से जो तुम डाल रहे हो, अगर वो हाइपोटोनिक है, उस केस में क्या होता है, आपका बाहर से जो वाटर है वो आरबीसी में घुसेगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, आपका आरबीसी क्या होता है, स्वेल कर जाता है, स्वेल। आरबीसी क्या होगा, आपका आरबीसी क्या होगा, स्वेल कर जाएगा।
आपका आरबीसी क्या होगा, स्वेल्स अप, ठीक है, आपका आरबीसी स्वेल कर जाएगा। ये ध्यान देना। इसके बाद ना आपको एक और एक्सपेरिमेंट हम बता रहे हैं। अच्छा ध्यान, आगे आगे बढ़ने से पहले एक चीज आप और सुन ले कि जितना भी बॉडी में लेने में जो भी फ्लूइड्स होता है, जब आप बॉडी में डालते हो, ठीक है, उसको ट्राई किया जाता है कि आपको ब्लड के साथ क्या हो, आइसोटोनिक हो। तो बोला गया है 0.9% 0.9% mass volume of NaCl solution is isotonic with respect to blood, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपको याद रखना है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको आपको याद रखना है। अब ध्यान ना, इसमें एक और एक्सपेरिमेंट आप सोच सकते हो कि अगर आप अंडा खाए हो तो अंडे के आउटर लेयर पे एक पतला सा वाइट रंग का लेयर होता है, ठीक है, यानी अंडे के हार्ड लेयर के अंदर एक पतला सा वाइट रंग का लेयर होता है जो कि काम करता है जे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आउटर लेयर क्या कैसे बना होता है जी अंडे का, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि इस अंडे के आउटर लेयर को, यानी अंडे को डिप करोगे इसमें HCl सॉल्यूशन में, एसिड क्या करता है, आपके आउटर मोस्ट लेयर को ख़त्म कर देगा, अंडे के आउटर मोस्ट लेयर को ख़त्म कर देगा। क्यों ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, उसको अपने अंदर डिजॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पे जो अंडा है ये बस इसका आउटर लेयर है, बस आउटर लेयर पतला सा जो लेयर हो बचा हुआ है, अंदर में क्या है, अंदर में फ्लूइड है, अंदर में कुछ फ्लूइड्स भरा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान, इस अंडे को डालते हो अगर वाटर में, प्योर वाटर में, तो चूँकि अंदर में कहीं नहीं कुछ नमक, कुछ सॉल्ट कंसनट्रेशन होता है, तो C1I1 कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अब अगर इसको तुम प्योर वाटर में डालेगा तो क्या होगा, जो पानी है वो पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, अल्टीमेटली अंडा क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, स्वेल करेगा। और अगर इसी सिस्टम को तुम डालोगे ऐसे पानी में जहाँ पर नमक ऑलरेडी है काफ़ी अमाउंट में, तो उस केस में क्या होता है, अंडे के अंदर का जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, यानी उस केस में क्या होता है, अंडा क्या होगा, श्रिंक करता है। क्या होता है, श्रिंक करता है, ठीक है। उसके अनुसार अंडा क्या होगा, श्रिंक करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, चलो आप लोग को, ठीक है। ध्यान नंबर चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फर्दर हम लोग यूज क्या करते हैं, तो जब भी आपके सॉलिड पार्टिकल का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ध्यान देना, तो एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में ध्यान देना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो देखो पाई होता है, पाई में क्या होता है, पाई को हम ICRT लिख सकते हैं, CRT। सी क्या होता है, सी होता है मोलरिटी, यानी I इंटू मोल बाई वॉल्यूम लीटर RT। और मोल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल हो सकता है वेट बाई मोलोमास, और ध्यान देना, अगर आपको सब कुछ पता है तो कहीं ना कहीं मोलोमास आप निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं मोलोमास कैन बी कैलकुलेटेड। तो मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड, मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करके किसका मास निकालते हैं, ध्यान देना, पाई is used to calculate molar mass
ऑफ solid particle having high molar mass. ठीक है, तो जिस सॉलिड का मोलर मास काफी ज्यादा होता है, ऑफ मोलर मास ऑफ macromolecule solid particle having high molecular masses, जिसका मोलिकुलर मास काफी ज्यादा होता है। एग्जांपल क्या होगा इसमें? एग्जांपल हो सकता है इसका प्रोटीन, एग्जांपल हो सकता है चलो प्रोटीन, ठीक है, और क्या हो सकता है चलो तो स्टार्च, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो जिसका काफी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए इस मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, प्रोटीन, स्टार्च एंड सो ऑन एंड अदर पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो चलो आप लोग को? नो सर। ठीक है, अपना सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।